ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन रोज़ाना होना है। तो जहाँ तक हम पॉसिबल है यहाँ रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे, और नहीं पॉसिबल होगा तो आपको तो अपने स्तर पे करना ही है। कल जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके एक दो क्वेश्चन है। उसके पहले मैं आपको स्वरूपण जो बताया था, कन्फर्मेशन, वो पढ़ा था आपने। एथेन के दो स्वरूप होते हैं, कौन कौन से थे? नहीं नहीं, ये तो दो व्यक्त करने के तरीके हैं उसको, लेकिन सांतरित और ग्रसित, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेगर्ड। और इसको कहते हैं ग्रसित को एक्लिप्स्ड। ये एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है उस एल्केन का, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक थोड़ा रिएक्शन से अलग हटके उसमें टॉपिक है एल्केन में। ये देखिए आप, साहोर्स और ग्रसित, साहोर्स और न्यूमैन प्रक्षेपण, दो तरीके हैं इसको लिखने के। इसको कहते हैं सांतरित और इसको कहते हैं, सॉरी, ये ग्रसित है और ये सांतरित है। कैसे? ग्रसित में क्या होता है कि अगर इन दोनों कार्बन को पास पास लाएंगे तो एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन को ढक लेगी। और सांतरित में क्या होता है, ये विपरीत दिशाओं में है। इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन इधर है तो इधर वाली सिंगल हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो अगर इस कार्बन को इस कार्बन के पास लाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ बीच में नजर आएगी, एक दूसरे को ढकती नहीं। इसको कहते हैं सांतरित। सांतरित है ये ग्रसित है। और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्रों में आप देख रहे हैं, इसमें यही देखिए आप, इसमें ये जो दिख रहा है आपको, 3 लाइनें दिख रही है बीच में आपको पूरी, ये उस कार्बन को दिखा रही है जो कार्बन आपकी तरफ है, और जो गोला है वो गोला दूसरे पीछे वाले कार्बन को व्यक्त करने के लिए दर्शाया गया है। और इसमें इसकी हाइड्रोजन इधर है जो इसके साथ में ग्रसित रूप में है। ये हाइड्रोजन इसको ढक रही है, ये हाइड्रोजन इसको ढक रही है, और ये हाइड्रोजन इसको ढकते हुए है। तो ये ग्रसित रूप है, और ये सांतरित रूप है, जिसमें ये वाला जो कार्बन ये आपकी तरफ है और ये गोला है वो पीछे वाले कार्बन को दर्शा रहा है। और इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों किधर हैं? अगर अब आप समझ सकते हैं कि विपरीत दिशाओं में, ये सिंगल हाइड्रोजन इधर है तो इसमें दूसरे कार्बन में सिंगल हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है। इसमें सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से स्थायी कौन सा होता है, स्थायित्व किसका अधिक है? ये ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा और घूर्णन कोण के बीच में है। एक रूप दूसरे रूप में 60 डिग्री पर अगर बंध को घुमाया जाए, सिंगल बॉन्ड को, तो बदलता है। ये 0 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, और ये लास्ट में 360 डिग्री। ये इसको ऐसे देख लीजिए आप।
ये ऊर्जा है, ये अवस्था है ग्रसित अवस्था है, ये भी ग्रसित है, ये भी ग्रसित है, और जो नीचे वाले हैं ये सांत्रित अवस्था को बताते हैं। इन दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा में जो अंतर है, ये इतना अंतर है, ये अंतर होता है 12.6 किलो जूल प्रति मोल। इससे आपको समझ में आ रहा है कौन ज़्यादा स्थायी है? सांत्रित ज़्यादा स्थायी है क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। ग्रसित से उसकी ऊर्जा में अंतर है 12.6 किलो जूल प्रति मोल। आप देख रहे हैं 60 डिग्री के घूर्णन पर ग्रसित अवस्था सांत्रित में बदल जाती है, फिर अगले 60 डिग्री पे सांत्रित अवस्था ग्रसित में बदल जाती है। ऐसे ही ग्रसित से सांत्रित, सांत्रित से ग्रसित और ग्रसित से सांत्रित, फिर ग्रसित अवस्था में 60 डिग्री के घूर्णन से परिवर्तन हो जाता है। ग्रसित अवस्था कैसी है? अगर न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र बनाएं, ये वो कार्बन है जो आपको दिख रहा है और ये गोला वो कार्बन है जो आपको नहीं दिखता है। इस प्रकार की हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ये ग्रसित रूप हुआ। सांत्रित रूप कौन सा हुआ? इनके बीच में 120 डिग्री का कोण दिख रहा है। ये दोनों अवस्थाएं, ग्रसित और सांत्रित अवस्थाएं हैं, अंतिम अवस्थाएं हैं। इनके बीच की जितनी भी अवस्थाएं होंगी, जब घूर्णन 60 डिग्री से कम होगा, 30 डिग्री होगा, या 60 से ज़्यादा 90 डिग्री होगा, तो इनके बीच की जितनी भी अवस्थाएं होती है उनको स्क्यू अवस्थाएं कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विषम तलीय। ये जो स्वरूपण है ग्रसित और सांत्रित, ये स्वरूपण बिल्कुल अंतिम छोर वाले हो गए। इनके बीच की जो भी अवस्थाएं होगी वो सारी अवस्थाएं विषम तलीय कहलाती हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन कहलाती हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था ज़्यादा स्थायी है, तो आपको इस आधार पर दिख रहा है कि सांत्रित अवस्था ग्रसित की अपेक्षा अधिक स्थायी। ठीक है, बात आगे समझ में आपके? स्थितिज ऊर्जा किसकी कम है? सांत्रित की कम है, ये ज़्यादा स्थायी। अब इसका कारण, आपसे दो सवाल यहाँ उठ रहे हैं, इसका कारण क्या है? स्थायित्व सांत्रित का अधिक होता है, इसका कारण क्या है? और दूसरा, क्या इन दोनों अवस्थाओं को अलग किया जा सकता है? पृथक्करण संभव है क्या? कोई बता सकता है इसका कारण क्या है? सांत्रित अवस्था ग्रसित की अपेक्षा अधिक स्थायी है, कोई कारण समझ के बता सकता है क्या? हाइड्रोजन का आकर्षण प्रतिकर्षण, यही कारण है। देखो, ग्रसित रूप में आप देखिए कि जो सामने वाला कार्बन है इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन यहाँ पर है, और ये वाली हाइड्रोजन दूसरे कार्बन की है। यहाँ देख लीजिए आप, इसमें जो हाइड्रोजन दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली हाइड्रोजन, ये आपस में बंधित नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बंधित हैं क्या? दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण, एक दूसरे के समानांतर होने के कारण इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा? स्थायित्व में कमी आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व में कमी आएगी। और इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन दूर दूर है ना,
इसको अगर इधर ले जाते हैं, इस कार्बन को इस साइड में इसके ऊपर ले जाएं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगी बीच में, एक दूसरे को नहीं ढकती हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स का इस बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण नहीं होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी है। कौन सी? तो कारण क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोजन जस्ट आ रहा है क्या? समानांतर हाइड्रोजन जो है के बंधों के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, वो जिसमें ज़्यादा होगा प्रतिकर्षण वो स्थायी कम होगी, और जिसमें प्रतिकर्षण कम होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। ये कारण समझ में आ गया आपको? दूसरा देखिए आप, ये पृथक्करण संभव है क्या? देखिए ये ऊर्जा जो है 12.6 किलोजूल प्रति मोल, ये बहुत कम अंतर है ऊर्जा का। ऐसा ऊर्जा कम होने से क्या होता है कि इस रूप का इस रूप में परिवर्तन सामान्य अवस्थाओं में, सामान्य परिस्थितियों में इतनी ऊर्जा मिल जाती है, और इतनी ऊर्जा जब मिल जाती है तो ये रूप इसमें बदलता रहता है और ये रूप इसमें बदलता रहता है, तो ये रूप एक दूसरे में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। अगर इसमें धीमा परिवर्तन होता तो हम दूसरे दोनों रूपों को अलग अलग इकट्ठा कर सकते थे, अलग कर सकते थे, लेकिन ये दोनों रूप क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इन दोनों को पृथक्कृत करना मुश्किल होता है, इसलिए इनको पृथक्करण इनका नहीं किया जा सकता। तो दो सवाल यहाँ आप ध्यान रखिएगा, स्थायित्व किसका अधिक होता है? सांतरित का, और दूसरा इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ऊर्जाओं में अंतर कम होता है दोनों अवस्थाओं की, इसलिए एक दूसरे में बहुत जल्दी अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरी बात आपको जो बताई थी मैंने वो ध्यान रखनी है कि बाकी सारे जो कन्फर्मेशंस हैं, बाकी सारे जो स्वरूपण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्क्यू कहलाते हैं, विषम तलीय स्वरूपण कहलाते हैं। बिना किसी सहायता के अगर आपने अभिक्रिया याद की है तो बिना किसी कागजों को पलटे आपको ये सवाल करना है। 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन की क्रिया आइसोप्रोपिल आयोडाइड से सोडियम की उपस्थिति में करवाई जाती है, बनने वाले उत्पादों की संरचना और नाम लिखिए। बनने वाले उत्पादों की या उत्पाद की, उत्पाद या उत्पाद ज़्यादा बनते हैं वो आपको देखना है, इनकी संरचना और आयुकेसी नाम लिखना है आपको। जल्दी से कर दीजिए इस सवाल को। कितने उत्पाद बनेंगे या एक ही उत्पाद बनेगा? बताएं। पहले इसको लिख लें अपन। प्रोपेन है 1 आयोडो और 2 पर क्या है? मैथिल, ठीक है। और दूसरा क्या है? आइसोप्रोपिल आयोडाइड कैसा होगा? क्या बनेगा इससे? यही बता रहे हो आप?
क्या बना? 2,4 डाइमेथिल पेंटेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2,4 डाइमेथिल पेंटेन सबको समझ में आया है या नहीं? अब ये बताइए कि क्या केवल अकेला यही बनेगा या और भी कुछ बनेगा इसमें? बैठो। 2Na, इसमें उत्पाद केवल यही बनेगा या कुछ और भी बनेगा? मेरा सवाल ये है। दो और बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एल्किल हैलाइड हमने अलग अलग लिए हैं। अगर दो एल्किल हैलाइड हम अलग अलग लेते हैं तो क्या होता है? उत्पाद 3 प्राप्त होंगे आपको। अगर ये दो अणु आपस में जुड़ जाएं, क्रिया कर लें, तो क्या बनेगा? क्या बना? इसका नाम बता दो। अब नाम भी तो लिखना है आपको। टू पे मैथिल है, 3 पे मैथिल है, इसलिए क्या लिखेंगे? 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। एक उत्पाद तो ये बना जब दोनों अणु अलग अलग क्रिया करें एल्किल हैलाइड के, ठीक है। अगर दो अणु इस एल्किल हैलाइड के क्रिया कर लेते हैं सोडियम से तो ये बनाएंगे, और अगर इसके दो अणु क्रिया कर लें तो क्या बनेगा? जिस जगह आयोडो लगा हुआ है उस जगह से ही आपको किसको जोड़ देना है? ठीक है ना। इनको आपस में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? अब क्या बना? टू 5 डाइमेथिल हेक्सेन। ये कहाँ का है? आया क्या वहां से कुछ? दूसरे सवाल में करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? तो 3 उत्पाद कौन कौन से बनेंगे? एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा ये बनेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि वुड्स अभिक्रिया हो रही है ये, और अगर अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमें 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात आपके? नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप। C8H18 ये एक एल्केन है जिसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। किससे बनाया जा रहा है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड से बनाते हैं, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स की वुड्स अभिक्रिया से बनाते हैं। ये भी लिखा है प्रश्न में कि इस एल्केन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड से बनाया जा रहा है। किसको बना रहे हैं? एल्केन 8 कार्बन वाला एल्केन है, इसको बना रहे हैं वुड्स अभिक्रिया द्वारा। लेकिन एल्किल हैलाइड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राथमिक होना चाहिए। अभी जो आपने 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन लिया था, ये कैसा एल्किल हैलाइड है? और ये वाला एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पहले ही बता दिया इसने कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है और उसकी वुड्स अभिक्रिया से आपको 8 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त करना है। और इस एल्केन का अगर ब्रोमिनेशन कराएं, और ब्रोमिनेशन कैसा? केवल मोनोब्रोमिनेशन। एक बार एक मोनो ब्रोमो प्रतिस्थापी एल्किल हैलाइड बनाना है आपको। जो बनता है उत्पाद उसकी शर्त क्या दी है कि वो होना चाहिए एक तृतीयक एल्किल हैलाइड, ब्रोमो हैलाइड, वो तृतीयक होना चाहिए। इसका केवल एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद। सवाल समझना है पहले आपको, उसके बाद इसका उत्तर सोचना है, क्योंकि सवाल समझे बिना उत्तर समझ में नहीं आएगा।
प्रश्न समझिए, वापस सुन लीजिए कि ये तो एक एल्केन दिया है जिसका अणु सूत्र दिया है, संरचना सूत्र आपको पता लगाना है। कहा यह गया है कि इसको हम बनाते हैं एल्किल हैलाइड से, क्योंकि एल्केन बनते हैं एल्किल हैलाइड से। आपने 3 विधियां पढ़ी है, कौन कौन सी? अपचयन, फिर दूसरी में कई नेम रिएक्शन थी, वुड्स फिटिग और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है। और तीसरा था ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ। तो ये केवल वुड्स अभिक्रिया से करना है, यानी सोडियम ईथर के साथ क्रिया कराने से किसी एल्किल हैलाइड की हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक एल्केन मिलेगा। और उस एल्केन की विशेषता ये है कि अगर उसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमिनीकरण कराने पर एक तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड बनेगा जो केवल मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद होगा, मतलब केवल एक ही बनेगा वो। ये आप बता दोगे, मुझे बताना है? कोशिश कर लीजिए, जल्दी से बताइए। बहुत आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप इसमें यहीं से दिमाग लगाना शुरू करें। C8 8 कार्बन वाला एल्केन है, इसके बारे में सोचेंगे आप तो आप अपने आप यहाँ भी पहुँच जाएंगे और वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे। सर कुछ नहीं पूछना हमने। कुछ समझना तो है ना आपको? समझ आ रहा है सर, कुछ नहीं पूछने अभी। ठीक है, ओके। किसी से हुआ ये प्रश्न? दिक्कत आ रही है सबको? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए भी IIT नीट में 1 मिनट का ही समय मिलता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं, 5 मिनट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम 1 मिनट तक नहीं पहुंच सकते। टाइम कब कम होता जाएगा? धीरे धीरे होगा। पहले आप प्रश्न को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब हो पाएगा। बताइए। कल था वो संजय साहू, क्या नाम था? साहू था ना एक बच्चा कल, साहू। हाँ बताओ, पढ़ाई नहीं की घर जाके? घर जाके तो पढ़ना पड़ता, साइंस ऐसे कैसे चलेगी? मैं बताऊं? आप बता रहे हैं? किसी को लग रहा है कि बता सकता है? जल्दी बोलें। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है? अब इधर ध्यान देना पूरा। हाँ भाई, ये तो अणुसूत्र बताया आपने। इधर क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन तो 7 कार्बन हुए ना दोनों को मिला के। सम संख्या वाले एल्केन को बनाने के लिए वुड्स अभिक्रिया बहुत अच्छी विधि है। सम संख्या वाले कार्बन वाले एल्केन को बनाने के लिए वुड्स अभिक्रिया बहुत अच्छी विधि है। अगर विषम संख्या वाला बनाना हो तो आपने अभी देखा था ना, 3 उत्पाद बने थे। इसमें आपको दिख रहा है ये सम संख्या वाला एल्केन है। तो वुड्स अभिक्रिया में आपको ये भी ध्यान आता है कि वुड्स अभिक्रिया में कार्बन की संख्या दुगुनी हो जाती है। तो ये दुगुनी संख्या है, यानी इसके आधे कितने होंगे? 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला एल्केन आपको लेना है। 4 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? ये होता है, और ये भी होता है ना? ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है और इसमें एल्किल हैलाइड ये भी हो सकता है, ठीक है ना? एल्किल हैलाइड और इसमें एल्किल हैलाइड ये भी हो सकता है। ये 4 संभव हैं इसको 8 कार्बन को देखकर, लेकिन वहां उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं। अब 2 बच गए, 2 में से आपको एक सोचना है, ठीक है? अगर ये 2 में से आप यहाँ पे अगर जाते हैं, दूसरा जो प्रश्न में हिंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो अगर इसमें इसको लेते हो आप तो एक लंबी श्रृंखला 8 कार्बन की बन जाएगी। उसमें तृतीयक कार्बन कहीं आएगा ही नहीं आएगा ना। इधर समझिएगा आप, तृतीयक कार्बन उसमें नहीं आएगा, इसलिए इसकी भी संभावना खत्म हो गई। अब क्या बचा? फर्स्ट बचा केवल। इससे हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि जो ये चाहता है वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता उत्पाद। वापस समझ लीजिए इसको आप। ये 8 कार्बन वाला एल्केन बताया है,
इसको वुर्ज अभिक्रिया से प्राप्त करना है तो हमें 4 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। 4 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड 1, 2, 3 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये द्वितीयक कार्बन है। ठीक है, और ये तृतीयक कार्बन पे X लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है तृतीयक कार्बन पे, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और दूसरा जो हिंट है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, पूरे प्रश्न को एक साथ दिमाग में रखना है। उसने कहा था कि तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड बनाता है ब्रोमिनेशन पे, ब्रोमिनीकरण कराने पर। इसका मतलब ये हुआ कि इससे अगर करते हैं तो हमें 8 कार्बन वाला एल्केन एक सीधी श्रृंखला मिलती। हो गया 8। इसमें अगर ब्रोमीन यहाँ लगाते हो तो वो प्राथमिक हो जाएगा, और यहाँ लगाते हो तो द्वितीयक होता है, तृतीयक तो संभावना ही नहीं है ना, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब बचा केवल ये। इसका मतलब है कि हम इस एल्किल हैलाइड को लेंगे और इसकी वुर्ज अभिक्रिया कराएंगे। मान लीजिए हमने ये लिया है, इसकी वुर्ज अभिक्रिया कराइए। क्या बनेगा? हो गए 8 कार्बन। इसका हेलोजनीकरण, पहली अभिक्रिया पड़ी थी रासायनिक गुणों में, हेलोजनीकरण करा रहे हैं इसका, और हेलोजनीकरण में क्या लिया है? ब्रोमीन। उसकी शर्त भी लिखी है उसने कि मोनोब्रोमिनेशन, एक ही उत्पाद बनेगा, एकल प्रतिस्थापी जो उत्पाद बनेगा वो केवल एक बनेगा। अब आपके पास में हाइड्रोजन कितने प्रकार की है? इसमें ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक हाइड्रोजन होगी इससे जुड़ी हुई। इससे जुड़ी हुई कौन सी होगी? इससे जुड़ी हुई ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि तृतीयक कार्बन इसमें 2 है, यानी तृतीयक हाइड्रोजन को हटाने के लिए उसको 2 जगह मिल सकती है, या तो यहाँ का हटाए या यहाँ का हटाए। मान लीजिए इधर की हटा देते हैं अपन और यहाँ Br लगा देते हैं। इसका जब ब्रोमिनेशन होगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि उधर नीचे दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करके उधर वाले 3 डिग्री कार्बन पर इस तृतीयक कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगाता हूं तो क्या होगा? ये बनेगा ना, तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड 2 बन सकते हैं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, और दोनों में कोई अंतर है क्या? एक ही बात है दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड आपको ये लेना है, इसकी वुर्ज अभिक्रिया करानी है तो ये बनेगा, और इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपको एक मोनो प्रतिस्थापी ब्रोमो एल्किल हैलाइड मिलेगा, वो ये होगा। इस प्रकार के सवाल आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में है, शायद आप करिए उनको। एल्कीन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एल्केन का रिवीजन करेंगे। एल्कीन जो है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लगा लीजिए दूसरी फाइल, दूसरी खोल। ना बस स्लाइड दिखा लें। देखो एल्कीन में क्या है, एल्केन में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन है, और ये क्या है, अगर इसमें से हाइड्रोजन आसपास वाले कार्बन से हटा देते हैं विलोपन हो जाएगा और यहाँ द्विबंध आ जाता है, तो ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया। इसको कहते हैं एल्कीन, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाई बंध है।
इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप देखिए। समावयवता, जैसे एल्केन में आपने समावयवता पढ़ी थी वैसे इसमें भी समावयवता पढ़नी है। दूसरा, इसको बनाने की विधियाँ, जैसे एल्केन बनाने की विधियाँ आपने पढ़ी वैसे इसको बनाने की विधियाँ पढ़नी है। एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन का स्थायित्व यानी एल्कीन जो हैं उनका आपेक्षिक स्थायित्व आपको पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। और चौथा है एल्कीन की क्रियाशीलता, ये फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है इसमें, एल्कीन की क्रियाशीलता। एल्कीन की जो क्रियाशीलता होती है वो मैंने आपको बताया था वैसे, लेकिन अभी इसमें वापस दोबारा बताएंगे। और एल्कीन के रासायनिक गुण, क्रियाशीलता के बाद में उसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगली, सामान्य सूत्र। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, एल्केन का आपको सूत्र पता है क्या था, CN, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गई तो अब क्या बच गया, H2N। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। कार्बन पर संकरण हम पढ़ चुके हैं, कैसा है, sp2। इसको ऐसे मत लिखना कभी भी sp2, ये गलत लिखना। कैसे है आपको, sp2। बंद कोण 120 डिग्री है। जब sp2 है संकरण होता है तो बंद कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कार्बन कार्बन बंध लंबाई इसमें तो होती है, एल्केन में तो 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसमें होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बंध लंबाई इसमें कम हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो और बंध लंबाई कम हो जाएगी। नामकरण इसका आपको पता है कि जो सामान्य प्रणाली है, व्युत्पन्न प्रणाली जो है, उसमें एल्केन का जो एन होता है उसके स्थान पर क्या आता है, YLENE। ये थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा। एल्केन जो है एल्क प्लस एन, इसके स्थान पर एल्काइलिन। YLENE आता है ANE के स्थान पर। ये तो व्युत्पन्न प्रणाली में है। और IUPAC में क्या करते हैं, केवल ए को हटा के ई लगाना है। तो IUPAC में एल्कीन, और ऐसे लिखेंगे इसको एल्कीन हिंदी में। उदाहरण देखिए आप, सबसे पहला मेंबर है, पहला सदस्य है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका व्युत्पन्न प्रणाली में नाम है एथिलीन। YLENE से क्या लिखते हैं इसको, एथिलीन। और IUPAC में एथीन। फिर आता है 3 कार्बन वाला प्रोपीन, तो इसको कहते हैं प्रोपिलीन। IUPAC में प्रोपीन। अगर 4 कार्बन वाला हो तो क्या हो सकता है, ब्यूटीन। इसके 2 समावयव संभव होंगे, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें आप इसकी बॉन्डिंग को समझ लीजिए। ये आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि कार्बन sp2 संकृत होता है, बंध कोण 120 डिग्री होता है और ये एक ही तल में होते हैं। दोनों कार्बन जो हैं इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक ही तल में हैं। इस प्रकार से ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन इसी तल में जुड़ा हुआ है।
ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक, ये कार्बन है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा अतिव्यापन है? sp2 sp2, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 संकरित है, ये भी sp2 संकरित है, तो ये जो सिग्मा बंध बन रहा है ये sp2 संकरण से अतिव्यापन से बन रहा है। ये अतिव्यापन कौन सा है? sp2s। ये sp2 संकरित कार्बन है और ये s हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट स्लाइड। दोनों कार्बन के पास में p कक्षक हैं जो अर्धपूरित है। पहले कार्बन का देखिए आप, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे कार्बन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक है। दोनों क्या है? एक दूसरे इस तल के लंबवत हैं, इस तल के लंबवत हैं और ये आपस में अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाएंगे? पाई बंध। नेक्स्ट स्लाइड। वापस उसको दिखा दें। अर्धपूरित p कक्षकों के, इन p कक्षकों के समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण हो रहा है। ये और इसके अतिव्यापन से, कौन सा अतिव्यापन है? समपार्श्वीय अतिव्यापन। ये आप पढ़ चुके हैं ना पहले, रिवीजन हो गया। चलिए आगे। समावयवता में आप ध्यान रखिएगा कि पहले 2 सदस्य जो हैं ये एथीन और प्रोपीन, ये कोई समावयवता नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जो तीसरा सदस्य है वो एक समावयवता दर्शाता है और वो कौन सी है? स्थिति समावयवता। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। 1 लिखा है फिर 2 लिखा है, कौन सी समावयवता हो गई? स्थिति समावयवता हो गई। लेकिन एक समावयव और संभव है इनका, और वो कैसा है कि ये इस प्रकार से आप श्रृंखला बना दें। डबल बॉन्ड या तो यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, एक ही बात है। यही होगा ना? क्या होगा? ये C4 H कितने होंगे इसमें? 8, तीनों में इतने ही होंगे। तो ये 3 समावयव इसके संभव हैं। किसके? ब्यूटीन के, जिसमें एक 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन तो स्थिति समावयव है ये दोनों तो, और ये आपस में क्या है? श्रृंखला समावयव। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? नेक्स्ट स्लाइड। एक समावयवता और ये दर्शाते हैं, वो है ज्यामितीय समावयवता। बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं इंग्लिश में, ज्यामितीय समावयवता। ये त्रिविम समावयवता का एक प्रकार है, यानी तीनों दिशाओं में त्रिविम में किसी अणु में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार से है, अगर व्यवस्था में अंतर आता है तो वो आपस में ज्यामितीय समावयव कहलाएंगे। लेकिन उनका क्या होना चाहिए? सूत्र समान होना चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए। जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, द्विबंध है, इसमें आपने देखा था कि एक ही तल में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में 120 डिग्री के कोण पर 2 बंध हैं। ऐसा ही इस कार्बन पर भी है, क्योंकि ये भी sp2 संकरित है और ये भी sp2 संकरित है। मान लीजिए इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं चारों। ये समावयवता नहीं दर्शाता है, अभी लिखा था हमने कि पहला सदस्य है, ये समावयवता नहीं दर्शाता। अब अगर इसमें आप इन 2 हाइड्रोजन के स्थान पर CH3 लगा देते हैं, तो ये त्रिविम में 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। ये त्रिविम में 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। एक तो ये प्रकार है जैसा आप देख रहे हैं, और दूसरा ऐसे व्यवस्थित हो सकते हैं कि एक का CH3 इधर है, दूसरे का CH3 उस दिशा में चला जाए। इसमें दोनों समान समूह एक तरफ हैं, ये वाले, और ये भी समान समूह एक तरफ हैं। इसको कहते हैं समपक्ष। और बहुत सामान्य तौर पर इंग्लिश की जो टर्म है, लैटिन वर्ड है सिस, उसका उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं विपक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस। लैटिन वर्ड है ये, ट्रांस इंग्लिश वर्ड नहीं। मतलब जो टर्म है समपक्ष विपक्ष का, जो IUPAC सिस्टम में उपयोग करते हैं वो सिस और ट्रांस, समपक्ष विपक्ष।
इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये साफ नहीं दिख रहा आपको ये, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। और ये दोनों समान समूह एक तरफ हैं, इसलिए ये क्या है, ये सिस है। ये दोनों समान समूह एक तरफ हैं, ये दोनों समान समूह एक तरफ हैं, सिस हो गया। इसमें समान समूह विपरीत दिशा में है, इधर ये वाला समूह इधर चला गया और रेड वाला इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, विपक्ष। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। ये देखिए अभी जो उदाहरण आपको बताया था, समपक्ष सिस और ये विपक्ष ट्रांस। नेक्स्ट स्लाइड। अब ज्यामितीय समावयवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, वो आपको देखनी है कि ज्यामितीय समावयवता क्या सारे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें यहाँ CH3 की जगह H हो, अब आपसे पूछा जाएगा कि ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है क्या, इसका कोई दूसरा समावयव होगा क्या, ज्यामितीय समावयव संभव है क्या, नहीं होगा। तो शर्त क्या है वो देखनी है आपको। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, ज्यामितीय समावयवता होती है एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता कार्बन कार्बन द्विबंध के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। जैसा आपने कल देखा था, संरूपण थे ना एल्केन के, वो कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन के कारण थी, और कार्बन कार्बन द्विबंध में जो घूर्णन होता है वो प्रतिबंधित घूर्णन होता है। इतनी आसान नहीं होता जितना सिंगल बॉन्ड में होता है। तो वो जो घूर्णन है वो क्या कहलाता है, प्रतिबंधित घूर्णन। क्यों होता है प्रतिबंधित, एक कार्बन का जब घूर्णन होगा द्विबंधित कार्बन का, ये दोनों कार्बन है आपस में जुड़े हुए द्विबंध से, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 250 किलो जूल प्रति मोल। कितनी पड़ती है, 250 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इतनी ऊर्जा सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलती है, जब आप इतनी ऊर्जा दोगे तभी इसमें घूर्णन संभव हो पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। क्यों कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन, कि इस घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो कितनी है, 250 किलो जूल प्रति मोल, जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती है। अगर आप इतनी ऊर्जा उपलब्ध करा देते हो किसी भी बाह्य स्रोत से, तो ये प्रतिबंधित मतलब घूर्णन हो जाएगा, और इसलिए इसको कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। तो पहला पॉइंट है, एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता कार्बन कार्बन द्विबंध के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। और दूसरा क्या है कि ये जो कार्बन है, इससे देखिए जुड़े हुए समूह है A और B, इस दूसरे कार्बन से जुड़े हुए A और B, A B का मतलब है भिन्न समूह। इस संरचना सूत्र वाले यौगिक स्थान संबंधी दो व्यवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें समावयव कहते हैं, और ये समावयव ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक हो गया कि ये जो समूह है कार्बन से जुड़े हुए, ये अलग अलग होने चाहिए। एक कार्बन से AB जुड़ा हुआ है तो दूसरे से भी AB जुड़ा हुआ है, दोनों समूह भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए A और B जब जुड़ रहे हैं तो दोनों एक तरफ हैं, तो ये सिस हो गया। दोनों A एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये विपक्ष हो गया, ट्रांस हो गया। समान परमाणु या समूह एक ही दिशा में हो तो समपक्ष, और समान परमाणु या परमाणु समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे विपक्ष कहते हैं, ट्रांस। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार की समावयवता को समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप, इसका नाम और क्या है ज्यामितीय समावयवता का, समपक्ष विपक्ष और सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है आपके सामने, उत्तर भी सामने दिख रहा है। 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, इनमें से 2 ब्यूटीन तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, लेकिन 1 ब्यूटीन नहीं करता है। क्यों, आप बताओ भाई। सम्मित, सम्मित का तो हमने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया शायद अभी। 2 ब्यूटीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, 1 ब्यूटीन नहीं करता है।
इसका कारण आपको बताना है, सामने लिखा हुआ है आपके, आप पढ़ के समझ लीजिए और बता दीजिए। देखिए 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपके बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है सॉरी, जिसमें एक कार्बन से 2 समूह जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? इससे 2 कौन जुड़े हुए हैं? H और CH3, और दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ऐसे ही इस कार्बन से जुड़े हुए 2 समूह भी क्या हैं? भिन्न है। परमाणु या परमाणु समूह भिन्न है, ये शर्त थी ना। अब अगर 1 ब्यूटीन होता है तो उसमें आप देखिए ये होता है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर C2H5 है, डिफरेंट है, अलग है, लेकिन इसमें दोनों समूह समान है, इसलिए ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा और ये दर्शाएगा। समझ गए आप? ये सवाल पूछा जाता है कि 2 ब्यूटीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है लेकिन 1 ब्यूटीन नहीं करता। तो कारण ये है कि ज्यामितीय समावयवता की ये शर्त है, ये कंडीशन है कि कार्बन से जुड़े हुए द्विबंधित यानी sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह परमाणु या परमाणु समूह भिन्न होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। अब ये 2 शर्त आपके सामने लिख दी गई है, नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली शर्त क्या है कि द्विबंध तो होना ही चाहिए, अगर द्विबंध ही नहीं होगा तो ज्यामितीय समावयवता ही नहीं दर्शाएगा। सिंगल बॉन्ड में थोड़ी था ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या है? त्रिविमीय व्यवस्था है, तो कम से कम एक द्विबंध का होना आवश्यक है उस यौगिक में, और दूसरा द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। द्विबंध से कितने परमाणु या परमाणु समूह जुड़ सकते हैं? 2, और वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण शर्त है। पहली शर्त क्या है? द्विबंध होना चाहिए। अगर यौगिक में द्विबंध ही नहीं है तो वो क्या होगा? ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा ना। ये प्रश्न देखिएगा, आपको ये बताना है इसमें कि कौन इसमें से ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। गलती कर रहे हो फिर आप। एक से ज़्यादा उत्तर भी इसमें हो सकते हैं। मैंने पहले आपको जब करवाए थे प्रश्न तो आपको कहा था कि आपको चारों उत्तरों को देख करके फिर अपना उत्तर देना है। चारों ऑप्शंस देखिए। क्यों, अब क्या हुआ? पहला नहीं है? ड्यूटेरियम डी, हाइड्रोजन का वो होता ना समस्थानिक। हाँ बताइए, अब बताइए उत्तर क्या है? पक्का हो गया? हाँ वो फर्स्ट बता रही है। फर्स्ट क्यों नहीं है तुम बताओ, है या नहीं है बताना है। ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा ना। सबकी राय एक है, दर्शाएगा। शर्त सामने, शर्त आपके सामने है ना। देखिए इससे जुड़े हुए 2 समूह कौन से हैं? भिन्न है, और ये भी दर्शाएगा ना। शर्त पूरी करता है ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, दर्शाएगा। ये भी दर्शाएगा क्योंकि भिन्न है। ये दोनों समान हैं, इसलिए ये नहीं दर्शाएगा। समझ आ गई बात आपके? तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना है। मैंने पहले भी इस बात पे जोर दिया था कि आप प्रश्न को पूरा पढ़िएगा फिर उत्तर देने का प्रयास करें। लिखो आप, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ऊपर तो उदाहरण दिख रहे हैं आपको और नीचे 3 नाम लिखे हुए IUPAC नाम। आपको इन तीनों में से बताना, दिख रहे हैं साफ नाम? ये दिखाइए।
निम्न में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं? ये तीन है, हेक्सीन, हेक्स-2-ईन, हेक्स-2-ईन, और दूसरा है 4-मेथिल पेंट-2-ईन, और तीसरा है 2,3-डाइमेथिल ब्यूट-2-ईन। ये ऊपर वाला साफ नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं, सिस ट्रांस में बता दिया आपको संपर्क विपक्ष, लेकिन ये नीचे वाला प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं? इन तीन में से जो प्रदर्शित करते हैं वो बताइए, और जो नहीं करते हैं वो बताइए। हेक्स-2-ईन, 4-मेथिल पेंट-2-ईन दूसरा, और तीसरा है 2,3-डाइमेथिल ब्यूट-2-ईन। सबको अपनी अपनी कॉपी में करके देखना है। बताइए ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा या नहीं। बहुत साधारण सी दो शर्तें हैं, आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जानी चाहिए, दिमाग में आपके द्विबंध होना चाहिए। द्विबंध तो है इसमें। दूसरी शर्त है कि द्विबंध से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने चाहिए। हेक्स-2-ईन देखिए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें अब इससे जुड़े हुए समूह देखिए, इससे कौन जुड़ेगा? इधर H और इधर भी H, तो इससे दो समूह, ये नहीं दर्शाएगा? दर्शाएगा? अधिकांश ये कह रहे नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए दो समूह देखिए कौन से, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप है ना, नॉर्मल प्रोपिल है। समझ में आ रहा है आपको? इस कार्बन पे देखिए दो समूह जुड़े हुए कौन से, एक तो H और दूसरा मैथिल है। ये भी दोनों अलग अलग है और ये भी दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए दर्शाएगा। दूसरा उदाहरण क्या है? 4-मेथिल पेंट-2-ईन, 4-मेथिल पेंटीन का मतलब 5 कार्बन बनाने, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पे मैथिल समूह लगाना है। बन गया। अब इससे जुड़े हुए समूह कौन से हैं? एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन। मैथिल और हाइड्रोजन डिफरेंट है, अलग अलग है, और इसमें हाइड्रोजन और आइसोप्रोपिल, इसलिए ये भी दर्शाएगा। तीसरा वाला कौन सा था? वापस दिखाना पहले वाली से। 2,3 ब्यूट-2-ईन, पहले तो ब्यूट-2-ईन है, मतलब 4 कार्बन बना लें, कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 2,3-डाइमेथिल, 2,3 पे मैथिल लगा दीजिए। अब देखिए इससे एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे जुड़े हुए समूह कौन कौन से हैं? कौन से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़ेगी क्या इससे? अब बताइए क्या जुड़ा हुआ है इससे? एक तो मैथिल, दूसरा भी मैथिल। वहाँ जैसे हाइड्रोजन जोड़ा था ऐसे हाइड्रोजन जोड़ने की गलती नहीं करना, आपको देखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 ही रहे। ये समान समूह जुड़े हुए, इसलिए ये नहीं दर्शाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ज्यामितीय समावयवता जो है वो शर्त उसकी है कि द्विबंध होना चाहिए और साथ साथ उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह या परमाणु भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें। सिस ट्रांस समावयव में विभेद बताइए। इनमें अंतर आपको समझाना है। सिस और ट्रांस समावयवता में आप याद कर लीजिएगा कि सिस समावयव जो होते हैं उसमें और ट्रांस समावयव में कुछ अंतर हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला अंतर देखिए कि सिस समावयव में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, जबकि ट्रांस समावयव में द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। कारण आप देख सकते हैं इधर कि ये इधर कार्बन हैलोजन बंध जो है वो क्या है? ध्रुवीय बंध यही है ना, और ये ध्रुवीय बंध है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इसका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर रहा है, एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि दोनों द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में है। तो म्यू कितना हो गया? 1.90 डेबॉय। और इसका ट्रांस में देखिए कि ये कार्बन हैलोजन बंध इस दिशा में है ध्रुवीय, और ये वाला बंध इस दिशा में है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 0।
तो ट्रांस का हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा और सिस का हमेशा अधिक होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण सिस समावयव का अधिक होता है, ट्रांस समावयव का कम होता है। पहला अंतर है ये। दूसरा, वापस दिखा दीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिक होता है? सिस का, ट्रांस का कम होता है। चलें आगे। सिस का क्वथनांक अधिक होता है, ट्रांस का क्वथनांक कम होता है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखिए इस उदाहरण में ये जो ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, ये सिस है और इस 2 ब्यूटीन का ये ट्रांस समावयव है। जो सिस है उसका 277 केल्विन है और इसका 274 केल्विन है। कारण यह है कि इसके कारण इसकी उच्च ध्रुवता होती है। ध्रुवीयता ज़्यादा होती है तो क्वथनांक अधिक होता है। ध्रुवता फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, 274 केल्विन है, ये 277 केल्विन है, बहुत 3 डिग्री का ही अंतर है। लेकिन उच्च ध्रुवता के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक कम होता है। गलनांक के केस में उल्टा हो जाता है। गलनांक इसका कम होता है सिस का, और ट्रांस का गलनांक अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि गलनांक में आपको मैंने बताया था जब एल्केन पढ़ाया था तब भी, कि इसमें निबिड संकुलन होता है, बिल्कुल सम्मित आकृति बन जाती है। सम्मितता अधिक है ना इसमें सम्मितता नहीं है। यूँ देखें चारों कार्बन एक ही, मतलब दोनों कार्बन एक तरफ है, इसमें दोनों कार्बन एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो ये निबिड संकुलन है, अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था है, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है। इसमें भी 134 केल्विन है गलनांक कम, और इसका गलनांक जो अधिक है ट्रांस का वो कितना है 167, 167 केल्विन। पहला अंतर, द्विध्रुव आघूर्ण सिस का अधिक होता है, ट्रांस का कम होता है। दूसरा अंतर, क्वथनांक सिस का अधिक, ट्रांस का कम। गलनांक में उल्टा कर दीजिए, गलनांक सिस का कम और ट्रांस का अधिक होता है। चलें आगे। इसके पहले 3 अंतर ही है, 3 अंतर काफी है। चलिए ठीक है। सीधा सीधा वापस अभिक्रियाओं पे पहुंच गए हम। जैसे एल्केन में पढ़ा था आपने बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, वैसे यहाँ भी क्या है, रासायनिक गुण, बनाने की विधियां और भौतिक गुण, ये सब पढ़ने हैं आपको। तो एल्कीन को बनाने की जो विधियां हैं, एल्केन में कितनी थी भाई? 8 थी। 8 कौन कौन सी थी? एक जना सब बोलेंगे तो क्लास अच्छी नहीं है ना। ये एक जना कोई यहाँ से कोई बताए, इस ग्रुप में से कोई बताए, जल्दी बताओ फटाफट, 5-7 मिनट रह गए अपने। एक जना कोई बताए भाई इधर से। कितनी जल्दी बोला इन्होंने, 30 सेकंड लगे थे, है ना? क्यों लग रहे हैं 30 सेकंड? रिवीजन आप कर रहे हो, नहीं करोगे तो फिर आपको वापस पहली, फिर सोचोगे तो 2 मिनट तक, फिर बताओगे। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि आप रिवीजन करिए और याद उसी तरीके से करते चलिए। रिएक्शन जो अभिक्रिया आपने याद करी है, जैसे आपने आज वुर्ज अभिक्रिया के हमने 2 उदाहरण लिए थे, तो वुर्ज अभिक्रिया को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको उसके सवालों को हल करना है, वो सवाल तो वैसे आएंगे। तो वुर्ज अभिक्रिया अगर आपको याद है कि ये सोडियम लेते हैं इसमें और 2 अणु एल्किल हैलाइड के लेंगे, वो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, वो बाद का चिंतन है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि बनाने की 8 विधियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे बनाते हैं। रासायनिक गुण भी थे, कितने थे? 10। वो कौन से? इधर से कोई, हाँ बताओ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बड़ी आसान है रिएक्शन, आसानी से याद हो जाती है। अब आपका दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, इन अभिक्रियाओं को लिखना है रोज़ घर पे। अभिक्रियाओं को डिटेल, मतलब कौन सा अभिकर्मक क्या काम करता है। अगर रेड फास्फोरस HI लेते हैं अल्कोहल के साथ में, तो वो क्या काम करता है, क्या उससे प्राप्त होता है? हाइड्रोजन देता है ना। रेड फास्फोरस HI एक स्रोत है किसका? नवजात हाइड्रोजन का। ठीक है। ऐसे क्लीमेंशन अपचयन में हम क्या लेते हैं? हाँ बताओ, डरो मत, सोच लो, 1 मिनट बता दो।
जिंक अमलगम HCl, और ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अब चयन करा रहे तो हाइड्रोजन देंगे ना, ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण कराना चाहते हैं तो क्या लेंगे, सोडा लाइम लेंगे, ठीक है ना। तो सोडा लाइम लेते हैं, इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उसकी क्रिया कराते हैं, तो आपको ये पता है कि कार्बोक्सिलिक समूह को खत्म करना है, कार्बन की संख्या में कमी करनी। दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, एक जिसमें कार्बन श्रृंखला में वृद्धि कर सकते हैं और एक जिसमें कार्बन श्रृंखला में कमी कर सकते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं, दो। वुड्स में तो बढ़ाते हैं और विकार्बोक्सिलीकरण में कम करते हैं। अब देखिए एल्कीन में पहली 3 अभिक्रियाएं अलग रंग से दिख रही हैं आपको, 2 फिर अलग से दिख रही है और 2 फिर बाद में अलग रंग से दिखाई गई है। तो 7 को एक साथ याद करने के बजाय आप 3, 2 और 2 बोलोगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी। हम क्या याद करा रहे हैं पहले आपको, इनका शीर्षक, ठीक है ना। एल्कीन को बनाने की जो पहली विधि है वो है अल्कोहल का निर्जलीकरण। देखिए अल्कोहल क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि एल्कीन 2 कार्बन वाला होगा सबसे कम, छोटा से छोटा एल्कीन 2 कार्बन वाला होगा, तो अल्कोहल भी आपको सबसे पहले जो लेना पड़ेगा वो 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा, CH3CH2OH। इसका निर्जलीकरण कराना है। और आपको ये क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा। अभिक्रिया याद होगी। अब निर्जलीकरण कराने के लिए हम क्या लें, निर्जली कारक के रूप में हम क्या ले सकते हैं, वो हमको याद रखना है। निर्जली कारक क्या करेगा, यहाँ से H को हटाएगा, यहाँ से OH को हटाएगा और यहाँ द्विबंध आ जाएगा, तो यह जल का अणु निकल गया है। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जली मतलब समझ गए आप, जल को हटाना, निर्जलीकरण हो गया। ये शब्द आपको, ये जो पहला लिखा है लाइन समझ में आ गई है। अब निर्जली कारक के रूप में हम क्या लेंगे, यही तो पढ़ना रहा हमारा। तो हम ये याद रखिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और ताप होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। निर्जली कारक के लिए हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं, P2O5। किसका उपयोग कर सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का। और हम ले सकते हैं फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, या एल्यूमिना भी ले सकते हैं Al2O3। जब एल्यूमिना लेते हैं तो ताप होगा 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो ये सब क्या काम करते हैं, निर्जली कारक का काम करते हैं। अगर आपको यूँ लिखा दे दिया जाए CH3CHOH CH3 और तीर पे लिख दिया है एरो पर H3PO4, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। पहली बात तो हम क्या कहेंगे, एल्कीन बनेगा, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल का काम क्या है, निर्जलीकरण करना। इसमें से जल के अणु का निष्कासन होगा। तो पहला समझ में आ गया आपको, इसके डिटेल में अभी पढ़ते हैं इसको। दूसरा है एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, ये वी लगा दिया, इसका मतलब क्या है, निकालना। एल्किल हैलाइड क्या होता है, CH3CH2, कोई भी हैलाइड इस पर लगा दो, हैलोजन लगा दो, ये हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसका क्या कराना है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कराना है। हाइड्रोजन हटाइए यहाँ से और हैलोजन हटाइए यहाँ से, वही विलोपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। क्या निकला इसमें, HX। ये HX क्या है, हाइड्रोहेलोजन। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, हैलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, वी का मतलब निकलना। तो इसका निष्कासन हो रहा है इसमें और ये बन रहा है। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
तो क्या लेते हैं, किसी को पता है? KOH लेते हैं, लेकिन वो अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, अभिक्रिया में कई बार आपको एरो पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अल्कोहलिक, ALC। दूसरा जो KOH होता है वो जलीय KOH होता है, और उसमें लिखा रहता है एक्वस, AQ। इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। ये क्या काम कर रहा है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण का काम कर रहा है। कौन? अल्कोहलिक KOH। अभिक्रिया को समझ के याद रखिएगा तो याद रहेगी। जलीय KOH यहाँ काम में नहीं लेना अपने को। जलीय KOH का काम क्या है? वो इस X को हटा के OH लगा देता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? अल्कोहलिक KOH HX को हटाता है। तो दूसरी अभिक्रिया क्या है, विस्तार से हम पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे। दूसरा है एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्यों कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, समझ में आ गया आपको? HX का निष्कासन। फिर है डाई हैलाइड का विहेलोजनीकरण। ये डाई हैलाइड है, मान लीजिए ये विसिनल डाई हैलाइड है। जेम डाई हैलाइड भी होता है। जेम डाई हैलाइड जानते हैं क्या होता है? जेम डाई हैलाइड जब कार्बन, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े हुए हों तो जेम डाई हैलाइड, और जब पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हों तो इसको विसिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। और ये क्या है? जेम। जेम मीन्स राजा, दोनों उसी के पास हैं हैलोजन, ठीक है। विसिनल मीन्स पास पास वाले कार्बन। इसका विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, यहाँ से ये हट जाएगा। केवल विहेलोजनीकरण है ना, तो केवल हैलोजन हटना है, तो क्या होगा? अब विहेलोजनीकरण के लिए हम क्या काम में लेंगे, ये अभी अब अपन बात करना बंद कर देते हैं। केवल हमको क्या ध्यान रखना है आज की डेट में कि पहली विधि है अल्कोहल का निर्जलीकरण, दूसरी है एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, तीसरा है डाई हैलाइड का विहेलोजनीकरण। डाई हैलाइड में दो हैलोजन है, केवल हैलोजन ही हटाएंगे, हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे, उसको विहेलोजनीकरण है केवल, ठीक है। तीन हो गई। निर्जलीकरण, करण जिसमें आ रहा वो तीन होगी। कौन सी? निर्जलीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण और विहेलोजनीकरण। अब आता है चौथी और पांचवी, एक जैसी है, एल्केन का ताप अपघटन और एस्टर का ताप अपघटन। एल्केन का ताप अपघटन अपन पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे? एल्केन के रासायनिक गुणों में पढ़ा था ना ताप अपघटन। क्या लेते हैं उसमें? एल्केन का ताप अपघटन जब कराते हैं तो क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ताप अपघटन एल्केन का, और एक और है ताप अपघटन में एस्टर का ताप अपघटन। एस्टर के ताप अपघटन से भी हमें क्या मिलते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। उसका ताप अपघटन कैसे कराते हैं वो भी हवा की अनुपस्थिति में होता है या नहीं होता है, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब दो रह गई हैं। एक है एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण। एल्काइन का ये आंशिक शब्द क्यों इस्तेमाल किया भाई? पूरा हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? पूरा अगर हो जाए, आंशिक नहीं हो तो क्या बन जाएगा? हैं? हाँ सही बोला, बोलो। एल्केन बन जाएगा। एल्काइन क्या होता है? त्रिबंध। अगर इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि HH यहाँ आ जाएगा। और अगर इसको यहाँ नहीं रोकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहीं रोकना है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ लेना पड़ेगा, तो इसको आंशिक हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और सातवीं और अंतिम विधि जो है वो क्या है? कोलबे का विद्युत अपघटनीय अपचयन, जो आपको एल्केन में भी पढ़ाया था, एल्कीन में भी है और एल्काइन में भी आएगा। तो ये अपन सातों विधियां कल शुरू करेंगे। सर आ गए हैं, फिजिक्स पढ़िए अब।